हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस में। मैं विनायक आप सभी लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम अपनी आधुनिक भारत की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि कल हमने देखा था कि अंग्रेज कंपनी तक हमने देख लिया था, अंग्रेज कंपनी आ गई है। इसके बाद अंग्रेज कंपनी के बाद दोस्तों इंडिया में आती है डेनिश कंपनी। ठीक, डेनिश कंपनी से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा तैयार किया है। आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी। तो इनकी पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रंकोबार में थी, जो कि तंजौर में स्थित है। और एक क्वेश्चन एक और आया था बस कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जो अपनी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेचकर चली गई। ठीक है, तो ऐसी कंपनी वो डेनिश कंपनी थी। इन्होंने 1745 में अपनी सारी जो फैक्ट्रियाँ थीं वो बेचकर अपने देश लौट गए थे, तो वो डेनिश कंपनी थी। बस ये दो क्वेश्चन बने, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना, इसलिए और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है भी नहीं इतना, जिन्होंने हमारी इंडिया की जो राजनीति थी उस टाइम उसको कोई ज़्यादा कुछ इसमें अफेक्ट डाला हो, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए इतना ही हम पढ़ेंगे। बस आपको ये 1745 भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेनिश लोग अपनी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए थे अपने देश वापस। ठीक, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी आती है अंग्रेज़ों के बाद, फ्रेंच कंपनी। क्योंकि फ्रेंच कंपनी बहुत ताकतवर थी, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सिर्फ एक कंपनी थी ऐसी जो प्राइवेट थी। कौन सी? अब आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। ठीक, तो वो थी, चलिए बता देता हूँ, आप लोगों को मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए जिसने मेरी वीडियो पहले की नहीं देखी है। तो मैं बताता हूँ कि एक ही कंपनी ऐसी थी, इंग्लिश कंपनी, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी थी। बाकी सारी कंपनी जितनी पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिश, डेनमार्क और ये आपकी स्वीडिश, ये सारी कंपनियाँ सरकारी थीं। तो इन पर सरकार का ज़्यादा कंट्रोल रहता था, तो इसलिए ये कंपनी ज़्यादा अच्छी तरह से अपने जो कार्य क्षेत्रों में प्रदर्शन नहीं कर पाई, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। लेकिन फ्रेंच कंपनी ने बहुत हद तक फिर भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनके कई गवर्नर थे। इसमें से एक नाम डुप्ले का आएगा, हम पढ़ेंगे आगे भी, तो उसमें डुप्ले का नाम आएगा गवर्नर में। उसने बहुत कुछ मतलब बहुत काबिल गवर्नर था वो। लेकिन वही विडम्बना की बात कि सर जब वो अच्छा काम कर रहा था, किसी आदमी को कोई काम करने में टाइम तो लगता है, तो जब वो अच्छा काम कर रहा था और उसने अंग्रेज़ों को कई जगह हराया भी था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, उसमें उसने बहुत अच्छा रोल अदा किया था डुप्ले ने। मद्रास जीत लिया, सोचो, ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश कंपनी से उन्होंने मद्रास जीत लिया फ्रेंच कंपनी ने, इतनी पावरफुल थी ये। लेकिन वही कि उन्होंने, सरकारी कंपनी थी, सरकार बोली नहीं नहीं आप वापस आइए, तो इनको बुला लिया गया। उस समय फ्रेंच कंपनी अपने बिल्कुल टॉप पे चल रही थी। तो वैसे ये पूछा नहीं जाता, फ्रेंच में बस एक दो गवर्नर हैं। सबसे पहले गवर्नर थे इनके मार्टिन, तो आप मार्टिन से याद रख लेना। ठीक है, इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की थी, हम पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। इसके बाद आए थे दूसरे गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर लीनो, कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में। फिर इसके बाद आए थे ड्यूमा, कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में। फिर आए थे डुप्ले, डुप्ले को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसा पहला गवर्नर कौन सा था जिसने भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया। तो वो गवर्नर होता है डुप्ले। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों ने पढ़ा होता है डलहौजी जबकि दोनों का नाम डी से है, डुप्ले और डलहौजी। तो बच्चे क्या सोचते हैं, डलहौजी ने बहुत ज़्यादा कुछ हस्तक्षेप किया था इंडिया के अंदर। तो लेकिन डलहौजी ने मतलब रेलवे लाइन बनवाई थी, रेलवे ये शुरू किया, तो बच्चे सोचते हैं वही बहुत हस्तक्षेप करता था, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, डलहौजी को हम जानते हैं आधुनिक भारत का पिता, इन्होंने हमारे भारत को मॉडर्नाइज किया। लेकिन आंसर क्या होगा, डुप्ले, जो कि फ्रेंच गवर्नर था। तो डलहौजी मत लगाना कि डलहौजी ने हाँ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया था इंडिया में। तो शुरुआत किसने की थी, डुप्ले ने की थी। वो कैसे करी थी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर बाद में एक गवर्नर आते हैं इनके, काउंट डिलाली, ये भी बहुत काबिल गवर्नर थे। हमको इनके फ्रेंच गवर्नर नहीं पढ़ने, मैंने आपको नाम बता दिए कि ऐसे ऐसे ये थे, बस एक को पढ़ना है, डुप्ले को। चलते हैं फिर आगे। हमने जैसे पढ़ लिया कि ये सरकारी कंपनी थी, और उस समय जब ये कंपनी बनी थी तो उसमें वहाँ के राजा लुई 14 थे, लुई 14वें। तो उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने कहा था कि भाई जाओ फ्रेंच कंपनी बनाना चाहिए, हमें फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। हम देख रहे थे, पुर्तगाल को देखा डच ने, डच आ गए, डचों को देखा अंग्रेजों ने, अंग्रेज आ गए, अब अंग्रेजों को देखा फ्रेंच ने, फ्रेंच आ गए। तो कोलबर्ट बहुत काबिल मंत्री थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम भी अपनी कंपनी भेजेंगे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। पूर्वी देश में कौन, चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, ये सब, लेकिन उन्होंने इंडिया में फोकस ज़्यादा किया। अब हम चलते हैं कि पहली फैक्ट्री इनकी कब लगी, 1668 में। 1664 में इनकी कंपनी बनती है, और 1668 में तुरंत ही 4 साल बाद इंडिया में आ जाते हैं। और पहली फैक्ट्री स्थापना कहाँ करते हैं, सूरत में। सूरत कहाँ, जहाँ अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी करने की 1608 में, लेकिन हो नहीं पाई थी।
ठीक है। और ये पहला संचालक, ये बहुत मतलब टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत बड़े एग्जाम पीसीएस में आता है एग्जाम में क्वेश्चन ये कि फ्रैंको कैरो कौन है। फ्रैंको कैरो पहले संचालक थे इसी फैक्ट्री के, फ्रेंच फैक्ट्री जो 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। अब दूसरी फैक्ट्री 1669 मसूलीपट्टनम में, हमें याद नहीं रखना, हम पहली फैक्ट्री याद रखते हैं, बहुत है हमारे लिए। अब क्या होता है 1673 में इस कंपनी के निदेशक होते हैं, वही आप गवर्नर कह सकते हैं, फ्रांसिस मार्टिन। तो इनका नाम हमें याद करना है, क्यों इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। पौंडीचेरी की स्थापना कैसे की थी, इन्होंने एक वो थे शेर खां, उनसे ये जगह ले ली थी और इसका नाम पौंडीचेरी रख दिया था। और यहाँ पे एक फोर्ट लुइस की स्थापना की थी इन्होंने। तो ये क्या था, ये फ्रेंच लोगों का किला था, जैसे हमने कल किले पढ़े थे वहाँ दो, किसके ब्रिटेन वाली कंपनी के, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 किले पढ़े थे हमने। तो अब उसको रिपीट नहीं करेंगे हम। तो हम वो 2 फ्रेंच, अब हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए इसमें से कौन सा किला फ्रेंच कंपनी का है, तो आप कहोगे यार सारे किले तो उन्हीं के थे, तो ये फ्रेंच कंपनी, तो फोर्ट जो ये पौंडीचेरी का है ये फोर्ट लुई फ्रेंच कंपनी का है, ठीक। और पौंडीचेरी को हेडक्वार्टर बनाया था इन लोगों ने, यही गलती की थी फ्रेंच कंपनी ने। फ्रेंच कंपनी ने क्या किया, पौंडीचेरी में क्वेश्चन आया था आईएएस में कि ऐसी क्या वजह थी कि फ्रेंच कंपनी हार गई और ब्रिटिश कंपनी जीत गई। तो अंग्रेज भी बोलते हैं ये बात, अंग्रेज़ों का कथन था कि फ्रेंच कंपनी ने अपना जो भविष्य था वो साउथ में देखा, पौंडीचेरी में, हमने बंगाल में देखा। तो बंगाल उसमें बहुत बड़ा सूबा था, जैसे आज दिल्ली और मुंबई है, ऐसे ही बंगाल माना जाता था। तो एक कारण ये माना जाता है कि इनके पतन का कारण, और एक तो था ही कि सरकारी कंपनी थी, ठीक। अब आगे चलते हैं 1721 में, तो ये जो गवर्नर थे इनके, इन्होंने मॉरिशस जीता, हमको याद, मैंने सिर्फ लिख दिया, आपको याद नहीं रखना है। और 1724 में इन्होंने माही जीता, करिकाल जीता, जो आज का पौंडीचेरी हम मिला के बताते हैं, तो यही था, माही करिकाल ये सब जीता। ये डेट हमें याद नहीं रखनी है, 1721 1724, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, अब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई कैसे, व्यापारिक युद्ध, वो भी कहते हैं हम भी मुनाफा कमाएंगे, वो भी कहते हैं हम भी मुनाफा कमाएंगे। और जैसा कि हम देख चुके हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ जो सूरत में उनकी बन रही थी, सूरत में इनकी बन रही थी, मसूलीपट्टनम उनकी बन रही थी, मसूलीपट्टनम में इनकी बन रही थी। तो दोनों के बीच में क्लैश होना, टकराव होना तो था ही था, ये तो होना ही था। तो इसी टकराव को हम, जो टकराव हुआ इसमें 3 युद्ध हुए जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ये कर्नाटक युद्ध कितने हुए, 3। अब क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक युद्ध मतलब ये, मतलब बच्चों को देखो कैसे मतलब जांचते हैं कि कैसे उनको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। एग्जामिनर जो वनडे एग्जाम होते हैं तो उसमें ये नहीं देखता है कि उसमें कितना डीप जाएगा पूछेगा, वो ही देखता है कि मतलब बच्चे को बेसिक नॉलेज है कि नहीं, कुछ पढ़ा भी है उसने थोड़ा बहुत या नहीं, ठीक है। और मेरिट किससे बनती है, मेरिट बनती है जो बहुत पढ़ के जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे, अब क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। हर एग्जामिनर के मन में ये रहता है, जैसे 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 में 50 और 60 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो कि हर बंदा कर लेगा, और थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 50-60 क्वेश्चन वो कर लेगा। फिर उसके बाद 60% के बाद 80% तक, यानी कि 20%, 60% तो कर लिया, जो थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाएगा वो 60% कर लेगा। 60 से 80% वो कर पाएगा जिसने मेहनत की है, जिसने अच्छी मेहनत करी है थोड़ी, तो 80% तक पहुँचेगा, ठीक, बिल्कुल बाउंड्री पे। वहीं मेरिट बनती है 80 से ऊपर, 80 के लगभग आसपास में मेरिट बनती है। 80 के बाद और 90 तक वो कर पाता है भैया जिसने, मतलब कुछ होते हैं मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचना मैं आपको टाइम बेकार कर रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे मेहनत करनी है, किस दिशा में चलना है। तो 80 से 90 वो कर पाते हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काफ़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, काफ़ी एग्ज़ाम का प्री हो चुका है, मेंस में रुके हुए हैं, तो वो होते हैं। अब 90 से ऊपर 100 तक उन क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाता। वो एग्जामिनर की भी तो कुछ बात खराब हो जाएगी ना, 90-100 तक हो गया, ठीक है। मतलब अब बंदा 100 में से 100 कर दिया, आपने सुना है कभी आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी का जो कराता है 55-56 क्वेश्चन करके आते हैं 100 में से लोग, और उनका मेरिट में आ जाते हैं। तो 100 में से सोचो 60% भी नहीं होता, 60% से पहले ही वो 55-56-57 नंबर पे प्री हो जाता है, ठीक। तो हमको ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, हमको मतलब क्या चीज़ छोड़ के चलनी है, क्या चीज़ हमको पढ़नी है। तो कर्नाटक युद्ध तो हम ये पढ़ रहे थे, टॉपिक पे आते हैं कि हम ये पढ़ रहे थे कर्नाटक युद्ध। सवाल क्या पूछा जाता है क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जामों में कि भाई ये बताओ कर्नाटक युद्ध हुआ किसके मध्य था, कर्नाटक के और मद्रास के मध्य, कर्नाटक और ये राजा वो राजा, तो वो ऐसा नहीं हुआ था। हुआ किसके मध्य था, ये हुआ था ब्रिटिश कंपनी के बीच और फ्रेंच कंपनी के बीच,
ठीक, अगर देश आ जाए कि ब्रिटेन के और फ्रांस के मध्य हुआ था तो अभी कह सकते हो आप। ठीक, ये भी आ सकता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1746 से 48। ठीक है, ये वही टाइम पीरियड है डुप्ले वाला, मैंने कहा था एक से डुप्ले है जिनका गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले है, जिसको हम पढ़ेंगे, हम बाकी गवर्नर को नहीं पढ़ेंगे हम। तो डुप्ले का टाइम पीरियड आया था। ठीक, डुप्ले जैसे ही आए और लड़ाई चालू हो गई, किसकी? ब्रिटेन की और फ्रेंच के लोगों की। तो लेकिन जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो ब्रिटेन जो डुप्ले थे वो बहुत काबिल भी थे, ऐसी बात नहीं है, अगर वो कुछ मतलब साम्राज्यवाद नीति अपना रहे हैं तो वो काबिल भी थे। तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी थी वो हार गई। ठीक है, बड़ा मतलब आप लोगों को लग रहा होगा फ्रेंचों ने हरा दिया, हाँ हरा दिया, वास्तव में हराया और बहुत बुरी तरह हराया। और जो उनका ब्रिटेन का एक क्षेत्र था जो उनके प्रभुत्व में था, मद्रास का क्षेत्र, वो उन्होंने जीत लिया ब्रिटेन वालों से। हालांकि उन्हें वापस करना पड़ा। इस युद्ध में एक संधि हुई थी सेंट थॉमिक, एक इसमें संधि हुई थी एक्स ला शॉपेल की संधि। तो उस संधि के तहत इनको ये मद्रास वापस करना पड़ा था। लेकिन जीत तो गए ना फ्रेंच। हम लोग सोचते हैं पता नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी मतलब तेज़ तर्रार कंपनी थी, लेकिन ये तेज़ तर्रार बाद में बनी। ये पहले इसमें फ्रेंच कंपनी ने इसको हरा दिया। अब ये हुआ क्यों था युद्ध? इसका जो कारण था वो इंडिया का इतना मेन कारण नहीं था। जो मेन कारण था वो यूरोप में चल रहा था। यूरोप में क्या, अगर देखा है ना, तो अगर हिस्ट्री पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री तो उसको हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मिलकर पढ़ना चाहिए, तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा हम समझ पाएंगे चीज़ों को। लेकिन अब हमें टाइम कम है, ठीक है, तो हम बाद में फिर कभी अगर टाइम मिलेगा भाई, हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था, यूरोप में ना ऑस्ट्रिया एक देश है, तो वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो उसी युद्ध के कारण किसके बीच चल रहा था? यही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो युद्ध वहाँ चल रहा था ऑस्ट्रिया में, यूरोप में, और वो उसका जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो कंपनी है तो वो भी लड़ेंगी भाई। तो लड़ाई कंपनी, इंडिया में दोनों कंपनियाँ थी तो ये दोनों कंपनियाँ लड़ने लगी। और तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तात्कालिक कारण क्या था, इंडिया में ऐसा क्या हो गया? तो अंग्रेज़ों ने जहाज पकड़ लिया था फ्रांस का एक। तो डुप्ले ने कहा, डुप्ले उसमें गवर्नर थे इनके फ्रेंच कंपनी के, कि भाई जहाज वापस करो। लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। तो डुप्ले आए और मद्रास का क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था वो जीत लिया। ठीक है, लेकिन वो फिर संधि हो जाती है, एक्स ला शॉपेल की संधि 1748 में। युद्ध खत्म हो जाता है और संधि की एक शर्त ये भी थी कि जो डुप्ले ने मद्रास जीता था ब्रिटेन वालों से, वो उनको वापस करना पड़ गया। इस युद्ध का एक पार्ट आता है सेंट थॉमे का युद्ध। तो आप लोगों को इतना मतलब आपको मैं से बता दे रहा हूँ ध्यान में, कि कभी कुछ आ जाए, कहीं भगवान करे कि आ जाए हम लोगों के सामने आ ही जाए एग्जाम में। तो सेंट थॉमे का युद्ध हो गया था एक। तो इसमें कर्नाटक का नवाब था एक अनवरुद्दीन, इसकी लड़ाई हो गई थी उससे फ्रेंच गवर्नर से। उसमें वो तो पैराडाइज था, तो पैराडाइज ने इनको हरा दिया था। इतना याद रखना है, मतलब थोड़ा याद रहे कि हाँ भाई सेंट थॉमे का युद्ध कब कब हुआ था लगभग, कुछ कनेक्ट में हम लोग कर पाएँ। अगर कभी मिलान के लिए आता है, मैचिंग के लिए आता है, तो हम लोग उसको कनेक्ट कर लें कि भाई कर्नाटक का युद्ध चल रहा था उस टाइम, सेंट थॉमे का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो पैराडाइज ये कौन था? पैराडाइज ये फ्रेंच गवर्नर था, इन्होंने कर्नाटक के नवाब को हरा दिया था। अब आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है, कारण जो होता है वो देशी ही होता है, मतलब हमारे इंडिया में पैदा हो जाता है कारण। क्या हुआ था, जैसे आप जान रहे हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक दो राज्य थे उस समय। तो यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। फ्रेंच कंपनी कह रही थी कि हम इस फला आदमी को बनाएंगे, कर्नाटक वाली, और जो ब्रिटेन कंपनी थी हैदराबाद में, वो कहते हैं उसको बनाएंगे। ऐसे ही कर्नाटक में था, कर्नाटक में फ्रेंच बोले थे हम इनको बनाएंगे, और हमें नाम याद ही रखना, ठीक है, इतना याद नहीं रखेंगे हम। और जो ब्रिटेन कंपनी थी ब्रिटेन वाली, वो बोले थे हम इनको बनाएंगे। इसी बात का युद्ध चल रहा था। तो उस समय जो बादशाह थे रंगीला, ये उत्तर मुगल काल का टाइम चल रहा था, तो रंगीला बादशाह थे। तो मैंने बताया था ना औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। तो उसमें कोई भी ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट रूलर नहीं था कि भाई जो साम्राज्य को संभाल सके, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, उसी टाइम ये अंग्रेज़ों ने और इन सब लोगों ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। अगर अच्छे बादशाह रहे होते ताकतवर वाले तो शायद ये कब्जा ना कर पाते। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर इस युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी फ्रेंच जीत गए, पहला वाला भी जीत गए, दूसरा वाला भी जीत गए। और हैदराबाद में जो युद्ध चल रहा था उसको भी जिसको फ्रेंच बनाना चाहते थे, फ्रेंच, उन्होंने बनाया उसको। और कर्नाटक में भी जिसको गद्दी दिलाना चाहते थे, मैं आपको नाम बता के और परेशान नहीं करना चाहता, कर्नाटक में जिसको भी बनाना चाहते हैं, जिस पार्टी को, फ्रेंच वाली पार्टी बन गई। कर्नाटक में भी बन गई, हैदराबाद में बन गई, तो दोनों जगह ये बन गई। पहला युद्ध भी जीत गए, दूसरा युद्ध भी जीत गए ये लोग। कर्नाटक युद्ध कौन जीत गए? फ्रेंच कंपनी। और इस युद्ध की समाप्ति जो होती है पौंडीचेरी की संधि से होती है 1756 में।
लेकिन इसके बाद फिर ये जीत तो जाते हैं ये लोग, फ्रेंच वाले। लेकिन ये बात ये तय होती है कि भाई अब कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ब्रिटेन वाले हस्तक्षेप करेंगे फ्रेंच वाले कंपनी में, ना फ्रेंच वाले हस्तक्षेप करेंगे, सब अपने अपने रास्ते चलेंगे। और इसी में जैसा हमने उसमें पढ़ा था ना, इससे पहले वाले इसमें एक युद्ध पढ़ा था हमने, कौन सा युद्ध पढ़ा था बताइए? सेंट थॉमे का। चलो कोई नहीं, तो अंबूर का, इसमें एक अंबूर का युद्ध आता है, तो इसमें फ्रेंच जीते थे। ठीक, याद रखिएगा इतनी बात। पहले वाले में सेंट थॉमे का युद्ध और इसमें आपका अंबूर का युद्ध। बस एक निगाह याद रखना है, कोई हमको वो नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड सब कर्नाटक ये जीत रहे हैं आपके, कौन? फ्रेंच वाले। तो ये मत सोचना कि ब्रिटिश कंपनी है तो जीती होगी, ऐसा कभी आता नहीं है, लेकिन फिर अभी आ जाए कभी तो याद रखना। अब जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, इसमें भी क्या होता है, कारण जो था देश के बाहर था। क्या कारण था? यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध क्या मतलब? ये 1756 से लेकर 63 तक चला था, इसीलिए इसको 7 साल के सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस की संधि से। और आपने ये मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना कारण क्या था, ये मिलाने के लिए आ जाता है। कारण क्या था, संधि कौन सी थी। ये कई क्वेश्चनों में बहुत मतलब ये चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई आपका पीसीएस हो, आईएएस हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है मिलाने के लिए कि कौन सी संधि से युद्ध समाप्त हो गया और पहला कब हुआ, कौन, और ये कारण क्या था। और एक्सलॉ शॉपेल की संधि, पहले वाली, कौन सी वाली? पहली वाली, ये खूब पूछी जाती है, एक्सलॉ शॉपेल की संधि, ये तो याद रखना भाई। ठीक, इसकी डेट भी याद चाहो तो रख लेना। तो अब हमारा ये खत्म हो गया, तृतीय कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया हमारा। तो अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो खत्म होता है वो 1763 में होता है पेरिस की संधि के साथ। लेकिन मैंने बताया होगा कि 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जब कंपनियां आ रही थी। अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, वांडीवाश का युद्ध होता है और ये हार जाते हैं फ्रेंच। अब फ्रेंच हारते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध में, पहले और दूसरे में जीतते हैं, तीसरे में हारते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो इसमें आपको 1760 ये याद रखना ही रखना है, ये डेट 1760, ठीक, भूलना नहीं है, वांडीवाश का युद्ध। और इसमें जो ये आयरकूट और काउंटीलाली लिखा हुआ है, ये क्या है कि ये क्वेश्चन खूब आता है, किसने ब्रिटिश कंपनी का वो किया था, मतलब किसकी लीडरशिप में हुई थी? तो ये ब्रिटिश कंपनी के थे, ये आयरकूट। और काउंटीलाली किसके थे? इनका नाम काउंटीलाली है पूरा। तो ये जो थे ये फ्रेंच कंपनी के, ये फ्रेंच कंपनी के वो थे, इनके अंडर में लड़ रही थी फ्रेंच कंपनी। तो इसमें आयरकूट वाली जीत गई थी और काउंटीलाली ये हार गए थे। काउंटीलाली किसके? फ्रेंच। तो ये मात्र ऐसा युद्ध इसमें ये हार गए, और इतनी बुरी तरह हारे कि ये निर्णायक हो गया कि भाई अब इंडिया में ये रहेंगे तो फ्रेंच, लेकिन ये अपना बस खाली व्यापार से थोड़ा मोटा ये सिमट कर रहेगा बहुत छोटे से क्षेत्र में। और इसी में एक वेदारा का युद्ध मैंने आपको बताया था 1759, जब कंपनी की स्थापना हो रही थी। 1759 में किसको हराते हैं ये लोग? ब्रिटिश लोग ये हराते हैं पुर्तगाली कंपनी को, याद है? उसी के बाद पुर्तगाली जाते तो 1961 में हैं, लेकिन इनका प्रभुत्व खत्म हो जाता है 1759 में ही। ऐसी 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है, इसमें प्रभुत्व खत्म हो जाता है हमारी किसका? फ्रेंच कंपनी का। तो ठीक है, ये हो गया आपका। अब से मैं आपको थोड़ा लिंक कर दूँ। अब होता कैसे, लड़ाइयाँ उन्होंने लगातार लड़ी थी अंग्रेजों ने। कैसे? 1757 प्लासी का युद्ध, 1759 वेदारा का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध इंडिया में हरा दिए सिराजुद्दौला को, 1759 वेदारा का युद्ध पुर्तगालियों को हरा दिए, 1760 अगले साल ही इन्होंने वांडीवाश का युद्ध कर दिया, फ्रेंचों को हरा दिया। 1760 के बाद सीधे 1764 बक्सर का युद्ध। अब तो ये निर्णायक हो गया भाई इंडिया में कौन राज्य करेगा। ठीक है, याद करना 1757, 1759, 1760, 1764, ये डेट नहीं भूलनी है। तो अब आगे चलते हैं। अब ये लोग आ चुके फ्रेंच वाले, अब इनको धो दिया किन्होंने? अंग्रेजों ने, 1760। अब वैसे तो फ्रेंच कंपनी पूरी हो गई हमारी, लेकिन स्वीडिश कंपनी, इसका सवाल बना नहीं है अभी तक, लेकिन मेरा लगता है कि भाई हो सकता है किसी एग्जाम में बन जाए। तो ये कंपनी सबसे लास्ट में आई थी। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें ये लिखा था कि निम्न में से कौन सी कंपनी सबसे लास्ट में आई। उसमें स्वीडिश कंपनी ऑप्शन में नहीं थी, उसमें सिर्फ फ्रेंच कंपनी थी, अंग्रेज थी, बाकी कंपनी थी, स्वीडिश नहीं थी। तो सबसे लास्ट में स्वीडिश कंपनी आई थी। और अगर फ्रेंच कंपनी ऑप्शन में है तब तो आप फ्रेंच कंपनी लगाओगे, लेकिन फ्रेंच कंपनी के अलावा अगर स्वीडिश कंपनी भी ऑप्शन में है तो आप स्वीडिश कंपनी लगाना। ठीक, हो सकता है आपको एक नंबर और बढ़िया, सबसे जो ना कर पाए लोग आप कर लो। स्थापना पता है ये 1731 में हुई थी। और ये इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट, मैं आप कहोगे आप इनका हेडक्वार्टर नहीं बता रहे हो, इनकी फैक्ट्री नहीं बता रहे हो। अरे भैया, जब इन्होंने इंडिया के साथ ज़्यादा रुचि रखी ही नहीं, ये तो सिर्फ चीन के साथ रुचि करते थे, इनके साथ चीन में इनका ज़्यादा रुचि थी, इंडिया में थी नहीं।
तो इतना पढ़ो, ज़्यादा क्यों अपना लोड बढ़ाएं हम, इतना ही कम है क्या पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो फिर तो अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। तो ठीक, धन्यवाद।